मियाँ साहब, सबसे बड़ी बात कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। ना मेरा बाप सियासत में है, ना मेरा दादा सियासत में है, ना मेरे पास कोई इतने वसाइल थे कि मेरे पास करप्शन का बेइंतहा पैसा हो और मैं सियासत में चला जाऊं। तो आप करप्शन करने के लिए आए? नहीं, अवामी मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो मसाइल ज़्यादा लोग हैं, जो आम पब्लिक में से हैं, जो जिनका बैकग्राउंड कोई नहीं है, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, सिर्फ हरा झंडा सब्ज़ परचम को बुलंद करना चाहते हैं और अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगाकर मैदान में आते हैं, वो अवामी मुस्लिम लीग है। हमने बाखुदा हमारे पास जितने लोग हैं उनमें से सारे वर्कर क्लास हैं, कारकुन क्लास हैं। मैं एक सवाल जी, शेख रशीद साहब पाकिस्तान में 8 इलेक्शन जीतकर 8 मिनिस्ट्रियों में वो इतना अरसे से मिनिस्टर रहे हैं। जब वो मिनिस्टर्स होते थे, उनकी मिनिस्ट्रियां बड़ी स्ट्रांग होती थी, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचा? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं सोचा? क्या इक़्तिदार से बाहर जाकर ही लोगों को पाकिस्तान नजर आता है? क्या एक मिनिस्ट्रियों से हटकर ही उन्हें पाकिस्तान नजर आया? मियाँ साहब, मैं आपको इसका बड़ा सिंपल जवाब दूंगा। शेख साहब रेलवे में रहे, आपके सामने रेलवे का क्या हाल था और आज क्या है, ठीक है। फिर आज आप इस चैनल पे बैठे हैं, ठीक है, और एंकर हैं माशाल्लाह, और कई दूसरे चैनल हैं, आपको पता है 82 चैनल को लाइसेंस प्राइवेटाइज किया गया, ये भी शेख साहब ने किया। अगर मीडिया आज इतनी आज़ादी से जमहूरियत दिखा रहा है, मीडिया इतनी आज़ादी से आज लोगों की किरदार कशी कर रहा है, बाखुदा मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, जब मैं छोटा होता था मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे, बेटा आप खबरें देखा करो रात पीटीवी पे जो चलती है ना, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। और जब मैं वो खबरें देखता था तो प्राइम मिनिस्टर हरे रंग का रिबन काट रहा है, कोई सीएम लाल रंग का रिबन काट रहा है, कोई ब्लू रंग का रिबन काट रहा है। रात को एक दिन मैंने कोई 10-15 दिन इस तरह जब न्यूज देखी तो मुझे रिबन दिखे कि किस किस कलर के कटते हैं। अच्छा। मैंने वालिद साहब से सवाल किया, मैंने कहा मैं तो वो देखता हूँ खबरें, मेरे नॉलेज में सिवाय इसके कि आज पीएम ने किधर का रिबन काटा है, सीएम ने किधर का रिबन काटा है, इसके अलावा उस चैनल से मुझे कुछ नहीं वसूल होता। फिर मेरे बाप ने कहा बेटा आप अखबार पढ़ो, और आज अल्लाह का शुक्र है आज पूरी कौम को आप देखें, गाँव गाँव देहात देहात शऊर बेदार हो चुका है। शेख रशीद को इसका क्रेडिट दें कि उन्होंने भी जिस तरह 92 चैनलों को प्राइवेटाइज किया, लाइसेंस दिए, बगैर किसी लालच के दिए, बगैर किसी पैसे, एक आने का करप्शन का मुकदमा नहीं है। वाहिद पॉलिटिशियन है, आप खुद कहते हैं कि 7 दफा बोल रहे हैं। आप मुझे एक केस बता दें जो नैब में चलाओ, एक केस उनका करप्शन का बता दें जिस पर उन्होंने सजा भुगती हो, सिंगल वन मुझे केस बता दें उनकी पूरी हिस्ट्री के अंदर। अगर कोई भी ले आएगा, खुदा की कसम मैं सियासत करना छोड़ दूंगा। पक्की बात है, पक्की बात है जी, इस पे भी बात करेंगे। अशरफ कुरैशी साहब, क्या आप समझते हैं कि अब तहरीक इंसाफ और नवाज लीग का जो आपस का फड्डा चल रहा है, जो आपस का, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? मियां साहब, पीपल्स पार्टी से आपकी दोनों की लड़ाई से पीपल्स पार्टी फायदा उठा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बिला वजह का प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कहीं पीछे छोड़ चुकी है। अच्छा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके जो कर रहे हैं, और अवाम अच्छी तरह इनके चेहरे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह पहचान चुके हैं इनको। सबसे ज्यादा नुकसान जो है, ये जो अभी जो सारे सूरत में हो रहा है, ये गरीब अवाम का हो रहा है। शोर खानम कैंसर अस्पताल में जिस तरह के एलिगेशन इन्होंने किए, टाइमिंग जो है जिस तरह की सेट की गई, उस सारे मामलात में कौम जो है वो अच्छी तरह जानती है और उसका रिएक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का आया है। उनको मियाँ आसिफ साहब को भी पता, ख्वाजा आसिफ साहब को भी पता चला है कि वो क्या किस जगह पे खड़े हो गए जाकर। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को से अगर कोई चीज हमारी रेफर की कैफियत चल रही है, वो एक सियासी हमारी जंग है, सियासी लड़ाई है। सियासत में कहा जाता है कोई हर हरफे आखिर नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात आ जाती, कोई और ऐसी कुव्वत आपको इत्तेहाद पर मजबूर करती है, तो क्या इत्तेहाद मुमकिन है? मैं ये समझता हूँ, मैं कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई मुमकिनात में से नहीं है
कम अज कम जो है इत्तेहादी जमातों के अलायंस जो है, इत्तेहादी जमातों के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं बनने जा रहा है किसी भी सूरत के अंदर। सही। इलेक्शन अलायंस कोई नहीं बनेगा। हाँ, हम नजरियात के तौर पे काम कर रहे हैं, जो हमारे नजरिए पे आके हमसे बात करेगा हम उससे जरूर बात करेंगे। सही, ठीक है जनाब। लेकिन क्या मुमकिन है, किस तरह मुमकिन है कि हम जो है पाकिस्तान के अवाम को एक नई क़यादत के जरिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए उठ खड़े हों पाकिस्तान के अवाम? लेकिन बात इस वक्त तो अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अवाम अगर नहीं खड़े होंगे तो अवाम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि तब्दीली का ये मौका जो अब इनके हाथ में आया है, ये अगर ज़ाया कर दिया उन्होंने तो उसके बाद कोई और मौका बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में किसी को मिले। इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, अवाम को डिलीवर करना है। और अवाम जो है इस वक्त फैसला कुन पोजीशन के अंदर है, वोट जाली वोट खत्म हुए हैं और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत जो सुकम रह गए इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगे। तो इलेक्शन के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें और इलेक्शन के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको वोट डालने जरूर निकलें ताकि तब्दीली जो है पूरी तरह से आ जाए। हुमायूं, क्या मुमकिन है, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन से, फेयर इलेक्शन से, जो जिसको कहा जा रहा है कि फेयर इलेक्शन होगा, फेयर इलेक्शन से पाकिस्तान के अवाम को तब्दीली ला सकेंगे? जबकि इलाके बटे हुए हैं वडेरों की सूरत में, चौधरियों की सूरत में, खानों की सूरत में, मलकों की सूरत में, शहरों में जिन जिन सियासी जमातों के होल्ड हैं वहां पे भी उनकी मर्जी के बगैर वोट कास्ट नहीं होता। तो कैसे मुमकिन है कि फेयर इलेक्शन के जरिए अवाम तब्दीली लेके आएंगे? मियाँ साहब, आपकी चैनल के तवज्जुह से मैं उन लोगों से अपील करता हूँ, देखिए 33% हमारे यहाँ रेशियो रहता है वोटिंग का, और वो 33% सारा गरीब तबका होता है। यानी गरीब ही बेचारा घर से बाहर निकलता है क्योंकि उसको लालच होती है बड़े बड़े जलसे और जुलूस में बिरयानी की प्लेटें मिल लेंगी। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ आपकी तवज्जुह से इस प्रोग्राम के, कि जो अपने घरों में एसी एयर कंडीशन चलाकर उस दिन छुट्टी बना रहे होते हैं और पिकनिकों पर जा रहे होते हैं, खुदा के वास्ते ये पाकिस्तान उनका भी है। वो सारे लोग इस दफ़ा पाकिस्तान के बचाने के लिए बाहर आए घरों से और अपना वोट कास्ट करें। अगर पाकिस्तान का वोट इस वक्त 70% पे कास्ट हो गया तो जरूर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी। अगर यही मारदाड़ रही तो कभी तब्दीली नहीं आएगी। अशरफ कुरैशी साहब, हुमायूं उस्मान साहब, बहुत मशकूर हूँ आपका कि आप तशरीफ लेकर। नाज़रीन किराम, यकीनन तब्दीली तो पाकिस्तान में आएगी, आ चुकी है, और मुस्तकबिल में एक अच्छी तब्दीली, मुस्बत तब्दीली का भी पेशखामा है कि जिस तरह पाकिस्तान की यूथ जो है इस वक्त उठ खड़ी हुई है, पाकिस्तान की यूथ को जो मुस्तकबिल के अच्छे और रोशन तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का एक ख्वाब नजर आ रहा है, उसको पूरा करेंगे यकीनन। इस 14 अगस्त को अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं कि जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो रात भी 27वीं शब थी और 14 अगस्त थी, और इस साल भी 14 अगस्त जो है वो 27वीं शब को ही जो है रात 27वीं होगी और इस मुल्क में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। हमें इस आज़ादी के जश्न पर अपने साथ, अपने अवाम के साथ एक वादा करना होगा कि हमें जिस तरह हमने पाकिस्तान हासिल किया था, अब पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। इन करप्ट सियासतदानों से, इन गलीज और गंदे सड़े सिस्टम से हमें निजात हासिल करना होगी। नाज़रीन, एक चीज़ आपके साथ और शेयर करता चलूँ कि बर्मा के बेगुनाह और मजलूम मुसलमानों को ज़रूर याद रखिए अपनी दुआओं में, क्योंकि एक दफ़ा फिर बर्मा में कत्लेआम शुरू हो चुका है। बर्मा में 200 के करीब मसाजिद दोबारा नजर आतिश कर दी गई हैं। ये गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में ये वाक़यात हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जिनकी तादाद अभी तक कोई क्लियर नहीं हो रही, बहुत सारे बेगुनाह मुसलमान, बर्मी मुसलमान जो है वो वहाँ पर दहशत गर्दों के हाथों शहीद हो रहे हैं। नाज़रीन, अपनी दुआओं में इन मजलूम मुसलमानों को ज़रूर याद रखिए, इनके लिए आवाज़ उठाएं ताकि हम कल को अपने रब के सामने सुरखरू हो सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।